हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस राज एजुकेशन हब। रुक जाइए, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस राज एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पीपीएससी लेवल का ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वन लाइनर आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन वो बाद में पढ़ाना चाहिए। ये नोट्स के बारे में पहले पढ़ाना चाहिए, बट ये बाद में रेडी कर पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसको पढ़िएगा तो आपको टोटल बातें समझ आ जाएंगी। तो पहला देखते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी में होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, पहला राज्य, दूसरा व्यवस्था। तो राज्य शब्द से पॉलिस शब्द का आया, और उस वक्त दो राज्य बड़ा फेमस हुआ करती थी। दो राज्य बड़ा फेमस हुआ करती थी, एक ग्रीक का राज्य, एक रोमन का राज्य। तो छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को हम क्या कहते थे? पोलिस कहते थे। छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को हम पोलिस कहते थे, और रोमन राज्यों को रेस पब्लिका कहते थे। रोमन राज्यों को क्या कहते थे? रेस पब्लिका कहते थे। तो ये दो राज्य क्लियर हुए। अब राज्य कैसे का, राज्य किसे कहते हैं, राज्य का कैसे निर्माण हुआ? तो स्टेटो शब्द से स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे हम राज्य कहते हैं। स्टेटो शब्द से स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो राज्य सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो कहता है मैकियावेली ने स्टेट शब्द का नाम सबसे पहले प्रयोग किया था। मैकियावेली ने स्टेट शब्द का नाम सबसे पहले प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली ने। सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली ने। अब कहते हैं राज्य का तो निर्माण हो गया। अब राज्य क्या है, उसके क्या तत्व होते हैं, कितना एलिमेंट्स होते हैं, कितना क्या क्या होता है, तो हम देखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। दो राज्य बड़ा फेमस हुआ करती थी, एक ग्रीक राज्य, एक रोमन का राज्य। तो छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को क्या कहते थे? पोलिस कहते थे, और रोमन राज्य को हम रेस पब्लिका के नाम से जानते थे। और स्टेटो शब्द से स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे हम राज्य कहते हैं। और मैकियावेली ने स्टेट शब्द का नाम सबसे पहले प्रयोग किया था, मैकियावेली ने। अब राज्य क्या है? तो राज्य को हम 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। अब 4 ही क्यों किए, ये हम आगे बताएंगे आपको। 4 ही हम क्यों किए ये भी बताएंगे, परेशान मत होइए, है ना। तो राज्य 4 तत्व होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अब थोड़ा इंग्लिश समझ लेते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकेंड टेरिटरी, थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ सेवरोजिटी, मतलब संप्रभुता। अब संप्रभुता है क्या? संप्रभुता पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये चारों समझने में ज्यादा आसानी होगी। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। जो स्वयं का प्रभु बनना चाहता है, यानी आजाद रहना चाहता है, सीधा समझिए, वो फ्री रहना चाहता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता। तो इसको हम डिफाइन किए हैं अपने लैंग्वेज में। देखते हैं, कोई भी देश अपने बाहरी या आंतरिक, सम कंट्री एक्सटर्नल एंड इंटरनल, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। कोई भी देश अपना, जैसे ये हमारा भारत है, थोड़ा सा समझते हैं, पूरा ना बनाएंगे। ये हमारा क्या है? भारत है। तो कोई भी एक्सटर्नल निर्णय ले सकता है, और कोई भी इंटरनल निर्णय लेने के लिए यह स्वतंत्र है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संप्रभु। तो भारत जो क्या, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ तक देखिए, स्वतंत्र हो उसे संप्रभुता कहते हैं। जैसे भारत, तो भारत संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो यह आजाद है, यह स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय ले सकता है, नो डाउट। तो समझ गए स्वयं संप्रभु क्या है। पॉपुलेशन क्या है ये तो जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। अब कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, इस चीज को समझिए कि भौतिक आधार पर, फिजिकल एलिमेंट पर कितने तत्व होते हैं?
राज्य के। तो फिजिकल एलिमेंट यानी भौतिक आधार पर राज्य को दो भाग दिया गया है। फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकेंड टेरिटरी। फर्स्ट जनसंख्या, सेकेंड भूभाग। तो जनसंख्या और भूभाग दो हुए और ये भौतिक आधार पर बांटे गए। और आध्यात्मिक आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल एलिमेंट। आध्यात्मिक आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला सरकार, दूसरा संप्रभुता। ये चार भाग में डिफाइन किए गए थे उस वक्त राज्य को। अब चार भाग में ही क्यों किए गए थे ये हम आपको बताते हैं। उस वक्त में, किस वक्त में, 1943 में एक कन्वेंशन हुआ था, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। उस कन्वेंशन के दौरान ही राज्य के चार तत्व बने। उस कन्वेंशन के दौरान जब कन्वेंशन हुआ, मीटिंग हुई, तो उस कन्वेंशन के दौरान राज्य को चार तत्व में बांटा गया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय भारत एक राज्य था। इस आधार पर हम कह सकते हैं उस समय भारत भी एक राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्टेट शब्द कहाँ से आए, स्टेट के कितने भाग होते हैं, स्टेट के चार ही पार्ट्स क्यों होते हैं, चार ही एलिमेंट्स क्यों होते हैं। क्योंकि उस वक्त मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुई थी 1943 में, और उस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के दौरान क्या राज्य को चार भागों में बांटा गया था। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो भौतिक आधार पर जनसंख्या के भौतिक आधार पर राज्य के कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, जनसंख्या और भूभाग। क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्य को भौतिक आधार कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जनसंख्या और भूभाग। और राज्य के आधार आध्यात्मिक तत्व कौन कौन से हैं, सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता भी आप लोगों को मैंने बताया कि जो स्वयं का प्रभु हो, जो फ्री हो, कोई भी कंट्री अपना निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, वो निर्णय खुद ले सकता है वो देश, तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रभु कहते हैं, उसे सोवरेनिटी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, राज्य पढ़ लिए, राज्य क्लियर हो गया। अब बताते हैं व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था देखिए, राज्य व्यवस्था, राज्य तो पढ़ लिए थे, ऊपर पढ़ा दिया। अब बताते हैं व्यवस्था क्या है। व्यवस्था एक नियम है, सीधा समझिए, व्यवस्था एक नियम है। जैसे ये हमारा घर है, बाय द वे हमारा ही घर है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, घर है, और कोई बाहर से मेहमान आया। हमारे यहाँ मीट मछली नहीं बनता, क्लियर। तो बाहर से आया, तो हमारे यहाँ मीट मछली नहीं बनता, वो बोला कि नहीं मीट मछली खाएंगे। तो हमने उसको कहा कि नहीं भाई, मेरे यहाँ एक नियम है, नियम है यानी एक व्यवस्था है कि हमारे यहाँ मीट मछली नहीं बनता है। तो यह एक हमारे यहाँ नियम है, और इस नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं, इस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अगर यह व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो फिर घर वाले ना गुस्से करेंगे। तो इस बार इस चीज से क्लियर हुआ ना कि व्यवस्था को ही नियम क्यों कहते हैं, नियम ही क्यों कहते हैं। तो नियम जो बना है, नियम से ही व्यवस्था बना है। कहता है छोटू भाई कि देश को चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती, कुछ मौलिक नियम की आवश्यकता पड़ती। कोई भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियम की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं मौलिक नियम को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और इन्हीं मौलिक नियमों को संविधान कहते हैं। इन्हीं मौलिक नियम जो जगह संग्रहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब देखिए, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है, कैसे है, क्या हुआ, नहीं हुआ, कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ेंगे इसमें A to Z। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले संविधान एक मौलिक नियम है। आपको ऊपर ही बताया कि जिस प्रकार देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियम की आवश्यकताएं पड़ती है, और वो मौलिक नियम जिस जगह एक जगह संग्रहित होता है उसे हम संविधान कहते हैं। तो संविधान से क्लियर हुआ कि संविधान एक मौलिक नियम क्यों है। अब संविधान शब्द जो है यह एक लैटिन शब्द है, यह एक कॉन्स्टिट्यूटो शब्द से निकला है, यानी कॉन्स्टिट्यूटो शब्द से निकला है क्या, संविधान। और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि संविधान कैसा शब्द है, तो संविधान एक लैटिन शब्द है, संविधान एक लैटिन शब्द है। अब देखते हैं संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान।
तो इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, हम आपको डिफाइन किए हैं बट आपको समझा देते तो समझ जाते, लेकिन फिर भी मैं डिफाइन कर दिया हूँ बेसिक लेवल से, थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब लिखित संविधान को हम डिफाइन किए, मतलब कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जिस देश की जनता ने प्रतिनिधि जिस देश की जनता की जिस देश की जनता की प्रतिनिधियों ने वहाँ के संविधान का निर्माण किया, मतलब एक जगह बैठकर संविधान का क्या किया, निर्माण किया, तो किया, उसे क्या कहते हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं, उसे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का लिखित संविधान था, सबसे पहले अमेरिका का लिखित संविधान था। तो लिखित संविधान क्लियर हुआ कि जिस देश की जनता की प्रतिनिधियों ने वहाँ पर संविधान का निर्माण किया, मतलब एक जगह बैठकर संविधान का निर्माण किया, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं, उसे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे भारत भी लिखित संविधान है, रूस, जापान इत्यादि वगैरह का क्या है, एक लिखित संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान किसे कहते हैं, जिस देश की जनता की प्रतिनिधियों ने वहां के संविधान का निर्माण एक बार ना किया हो, यानी एक बार सारे लोग प्रतिनिधियों ने बैठकर ना किया हो, बल्कि प्रथाओं के अनुसार कोई भी ट्रेडिशन, मतलब उसके दादा ये कर रहे हैं तो पोता भी ये करेगा, उनका बेटा भी ये करेगा, वो भी ये करेंगे, तो मतलब वो प्रथाओं के आधार पर, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रथाओं के आधार पर लिखे गए, वहाँ भी लिखा गया था संविधान नो डाउट, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, मतलब जो नियम बनते थे उसे ऐड कर दिए जाते थे। वो क्लियर ना हुआ, प्रथाओं के आधार पर लिखे गए संविधान को अलिखित संविधान भी कहते हैं। लेकिन हम ऐसे समझाएं कि जिस देश की जनता की प्रतिनिधियों ने वहाँ के संविधान का निर्माण एक बार ना किया हो, बल्कि प्रथाओं के अनुसार निर्माण हुआ, जैसे जैसे प्रथा बनती गई, ट्रेडिशन बनते गए, उस अनुकूलित उसमें ऐड होते गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि का क्या है, इत्यादि का एक संविधान जो है वो अलिखित है, वह ट्रेडिशन के अनुसार चलता है। तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं, सबसे पुराना संविधान लिखित है अमेरिका का, तो शायद 1787 में सबसे पहला संविधान लिखित संविधान था अमेरिका का, और सबसे अलिखित संविधान था ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब वगैरह का। तो क्लियर हुआ लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब संविधान लिखित तो अलिखित हो गया, लेकिन संविधान पुराना और नया भी तो होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से भी पूछ देते हैं कि संविधान नया और पुराना दोनों। तो सबसे नया संविधान क्या है, सबसे नया संविधान किस देश में लिखा गया था, तो क्यूबा, जो 2019 में लिखा गया, वह सबसे नया संविधान था। तो सबसे नया संविधान क्यूबा देश का है, जो 2019 का। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सब विश्व का सबसे नया संविधान कौन है, तो क्यूबा का, जो 2019 में लिखा गया। और सबसे पुराना संविधान यूएसए यानी अमेरिका का था, जो 1787 में लिखा गया। अब देखते हैं, क्लियर हुआ। संविधान छोटा और बड़ा, संविधान सबसे छोटा भी तो हो सकता है और सबसे बड़ा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का अनुच्छेदों के आधार पर, सबसे बड़ा संविधान भारत का अनुच्छेद 395 एक्ट से भी ये बड़ा है, और सबसे बड़ा संविधान भी है। अब देखिए, समझिए पहले इस, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और समझिए। सबसे छोटा संविधान, ध्यान से, सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का, लेकिन अनुच्छेदों के आधार पर, क्या चीज के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर, इसमें के टोटल 7 अनुच्छेद है, लेकिन सबसे छोटा अनुच्छेदों के आधार पर और सबसे छोटा शब्दों के आधार पर, सबसे छोटा तो मोनाको का। क्लास कर रहे, बाद में फोन करिए, क्लास में बाद में फोन करिए। सबसे छोटा
संविधान अनुच्छेदों के आधार पर तो अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर तो मोनाको का। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, रुके बताते हैं। सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर किसका है तो अमेरिका का है, पहला। दूसरा, सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर किसका है तो मोनाको का। इसमें टोटल इतना शब्द है 1,17,369, और इसमें मोनाको का सबसे, इसमें कितना वर्ड है 3,814, बल्कि इसमें 97 एक्ट है अनुच्छेद, लेकिन इसमें 7 ही है। तो सबसे छोटा अनुच्छेदों के आधार पर अमेरिका का, और सबसे छोटा शब्दों के आधार पर मोनाको का, और बड़ा तो भारत का है, ये हम लोग भारतीय है, नो डाउट, है ना। इसमें तो सबसे आगे हम लोग रहेंगे ही। और एक पॉइंट पूछ देता है, क्वेश्चन पूछा गया, विश्व की सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान कहाँ का है तो नॉरी का है। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र का संविधान कहाँ का है तो नॉरी का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कि व्यवस्था बनी कैसे, संविधान का निर्माण हुआ कैसे। देखिए, व्यवस्था बनी कैसे, जब ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान था, ये था, तो सवाल उठता है ना कि सर व्यवस्था बनी कैसे, संविधान का निर्माण हुआ कैसे, है ना। तो हम अब इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। स्टोरी क्या, ये एक फैक्ट है, नो डाउट, ये एक फैक्ट है। हमारे बहुत सालों पहले हमारा देश था, तो वहाँ हम लोग के राजा राज्य करते थे, राजा ही सब चीज़ थे। वहाँ कानून नियम संविधान जो आज है वो नहीं हुआ करते थे। तो सबसे पहले नाम का व्यक्ति था सुकरात, जिसको कहते हैं सोक्राटीज, सुकरात। तो सुकरात था, उसको किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी, किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। क्लियर, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा टोटल समझ में आ जाएगा कि सुकरात कौन था, प्लेटो कौन था, अरस्तु कौन था, सिकंदर कौन था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं। बीपीएससी छोटी जॉब नहीं है, बहुत हाई लेवल का है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले सुकरात था, वो टलता बुलता था और किसी लड़की से उसको लगाव हो गया, मतलब उसको लव हो गया। तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा बोला बुलाओ उसे। आया बेचारा, बोला इसको उल्टा लटका दो। लटका दिया और उसको खूब पीटा, उसको खूब पीटा। तो सुकरात के मन में लगा कि हम इतना ही इसके गुलाम हैं कि हम किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकते, मतलब हमारी निगाहें सोच सब चीज़ राजा का ही है नहीं। तो वो बोल रहा था, तो वो वहाँ के एक व्यक्ति सुन रहा था, वहाँ का एक आदमी सुन रहा था जिसका नाम था प्लेटो, जिसका नाम क्या था प्लेटो। तो प्लेटो सुन रहा था, तो वो चुपचाप लिखता गया। लेकिन जब उसे छोड़ दिया गया सुकरात को मार पीट कर कि तू ये सब अगली बार से नहीं करना, तो वह गया बाहर, तो प्लेटो उससे मिला। तो सुकरात और प्लेटो के बीच में क्या हुई, संवाद हुई। सुकरात और प्लेटो के बीच में क्या हुई, संवाद हुई। तो प्लेटो ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोले, तो बोला कि वो बोलता गया कि न ऐसे है वैसे है, फलाना ढेकना, बहुत सारी बातें बोलता गया। तो जिसे प्लेटो ने लिखता गया, एक बुक में, एक कॉपी में लिखता गया, और उसके बाद एक बुक का निर्माण हुआ जिसे रिपब्लिक कहते हैं। तो प्लेटो ने एक बुक का निर्माण किया रिपब्लिक, द रिपब्लिक। उस बुक में क्या था कि इस किताब में सुकरात और प्लेटो का संवाद लिखा हुआ था। तो सुकरात और जब प्लेटो बातचीत कर रहे थे, तो इस किताब में लिखा गया है, यह संवाद लिखा गया, बातचीत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि द रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है, तो प्लेटो है। तो एक तरह से शिष्य बन गया प्लेटो। तो प्लेटो ने कहा कि ये किताब तो बन गया, लेकिन इसकी शिक्षा भी तो दी जानी चाहिए। तो उसने, प्लेटो ने क्या किया, द अकेडमी नाम की एक संस्था खोली जो एथेंस में है। द अकेडमी नाम की संस्था जो एथेंस में है। तो प्लेटो ने क्या की, एक द अकेडमी कौन खोला, तो सवाल ये बनता है। तो द अकेडमी प्लेटो ने खोला, कहाँ है, एथेंस में है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो।
तो सुकरात और प्लेटो, तो प्लेटो शिष्य बन गया सुकरात का। अब देखते हैं, अब जिसके पास इतनी सारी ज्ञान हो, इतनी सारी नॉलेज हो, और ये इस जगह द अकेडमी में पढ़ रहा हो, तो वहाँ भी से भी तो कोई अच्छे अच्छे बच्चे बन जाएंगे, निकल जाएंगे। तो वहाँ से एक आदमी आया, अरस्तु, जिसे हम लोग कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोग को यहीं से बताया जाता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, इसने ऐसा किया। तो इसके ऊपर की कहानी आप लोग को नहीं बताई जाती, लेकिन आप लोग यहाँ भी समझिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते अरस्तु, एरिस्टोटल अरस्तु को कहते हैं। अब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस के पिता को क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो जब ये पढ़ा लिखा, खूब सारा गहन अध्ययन किया, तो एरिस्टोटल ने एक बुक निकाला, बुक लिखा, जिसे हम कहते हैं द पॉलिटिक्स। इसी में पॉलिटिक्स लिखा हुआ था। तो कहते हैं द पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? अरस्तु। द पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? अरस्तु। अब अरस्तु का शिष्य सिकंदर हुआ। अरस्तु का शिष्य क्या हुआ? सिकंदर हुआ। तो सुकरात था, तो वो सिर्फ बोला, उसके बाद फिर प्लेटो बुक लिख लिया, उसके बाद फिर प्लेटो का शिष्य बना अरस्तु। इसके पास संविधान मिल गया, लेकिन वह संवाद दोनों में हुआ। लेकिन ये द अकेडमी में जब पढ़ा, द अकेडमी पढ़ा, उसके बाद यह अरस्तु, इसने बुक का निर्माण किया, द पॉलिटिक्स बुक का। और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। बट सिकंदर फिर कहा कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने, पावर उसके पास आई, और उन्होंने इसी वजह से उसने कहा कि मैं पूरे भारत पर राज करूंगा। क्यों? पॉलिटिक्स बनी, तो फिर हिम्मत तो भी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ से हम आपको डाउट क्लियर करते थोड़ा। सारी बातें आपको समझ आएगी अगर ध्यान से पढ़िएगा तो। अब सुकरात कौन था आपको पता ही है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। तो सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी बुक की रचना की? द रिपब्लिक। इस बुक में किसकी किसकी संवाद है? तो सुकरात और प्लेटो के बीच का संवाद है, यानी बातचीत लिखा हुआ है। अब प्लेटो ने किस एकेडमी की स्थापना की? तो द अकेडमी की स्थापना की। वो कहाँ है? तो वो एथेंस में है। द अकेडमी से कौन सा आदमी निकला पढ़ लिख कर? अरस्तु, एरिस्टोटल, जिसे हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने द पॉलिटिक्स नामक बुक की रचना की। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि वो उसके एकेडमी में पढ़ता था, प्लेटो पढ़ाते थे। तो सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। क्वेश्चन ऐसे बनता है, सुनिए ध्यान से। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाएं। पहले प्लेटो दे देगा, फिर सिकंदर दे देगा, फिर अरस्तु दे देगा। तो पहले देखिए, इसको समझिए। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो क्रमानुसार मैंने सजाया। सुकरात, सुकरात के बाद कौन आया? प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर। तो ये सब, अब देखिए इतना हो गया। ये सब सारे जो थे क्या है? विचारक में के रूप में पैदा हुए। और कहाँ हुए? यूरोप में। लेकिन अभी तक भी हमारे उस टाइम यहाँ इतना सारा घटना हुआ, इतना सारा, लेकिन भारत में कुछ अता पता नहीं। तो अब भारत में क्या हुआ देखते हैं। ये सब सारे विचारक यूरोप में हुए। अब भारत के बारे में बात करते, तो भारत में व्यवस्था बनने कैसे बनी, क्या हुआ, भारत में पॉलिटिक्स का विकास कैसे हुआ, उसके लिए पहले हम थोड़ा इतिहास को समझते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, तब आपको क्लियर हो जाए कि भारत में व्यवस्था कैसे बनी, भारत में पॉलिटी का विकास कैसे हुआ। तो भारत में पहले अनेक कंपनी आई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी कालीकट में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, मेन तो यही बवाल किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन देश से आए थे, सन 1600 सूरत में इसकी स्थापना हुई, स्थल था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड 1602 में इसी प्रकार आई। तो हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की कि मेन ज़्यादा नुकसान तो हम लोगों को
यही किया था। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी कहानी को समझते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद था तो केरल एक जगह था, वहाँ का मसाला वगैरह बड़ा फेमस था। तो कुछ लोग गए पुर्तगाली वगैरह थोड़े सा मसाला लाए और लाकर यहाँ बेचे, तो लोगों को बड़ा स्वाद लगा ब्रिटेन वालों को, पुर्तगाली। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के महारानी क्यूज एलिजाबेथ ने जब ये मसाला चखा तो उसे भी लगा। तो वहाँ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप वाले का कहना था कि महारानी वो लोग थोड़े से मसाले लाते हैं और बड़े ऊंचे स्तर पर बेचते हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ी सी आदेश दे दीजिए। तो महारानी जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं देखते हैं। भारत राज्य थी लेकिन व्यवस्था नहीं थी। भारत में हमारी क्या थी, राज्य थी उस वक्त, लेकिन व्यवस्था सही रूप से नहीं थी। तो रानी विक्टोरिया ने क्या की, रानी विक्टोरिया ने, देखिए यहाँ लिखा हुआ, रानी विक्टोरिया ने क्या की, कहाँ लिखा हुआ, रानी विक्टोरिया ने क्या की, मर्चेंट एडवेंचर्स को क्या दे दी, हमको पता है, 15 वर्ष का चार्टर दे दिया। 15 वर्ष का क्या दे दिया, चार्टर दे दिया। किसको, मर्चेंट एडवेंचर्स को, कि तुम जाओ अपना क्या करो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करो और अपना व्यापार तुम भारत से कर सकते हो। तो उन्होंने आया, कौन आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग ने, मर्चेंट एडवेंचर्स लोगों ने आया और वह 15 वर्ष के लिए क्या कर दिए, चार्टर उनको मिल गया रानी विक्टोरिया के, सॉरी रानी क्यूज एलिजाबेथ के सहमति से। देखिए यहाँ महारानी क्यूज एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एडवेंचर्स को 15 वर्ष चार्टर दिया, यानी 15 वर्ष के लिए उन लोगों को व्यापार करने का समय दिया। अब ये लोग तो आ गए, व्यापार करने भी लगे, लेकिन मेन चेंजिंग क्या हुआ, सन 1609, लेकिन इन लोग का मोटिव व्यापार करना नहीं था। देखा कि व्यवस्था कमजोर है तो धीरे धीरे इन लोगों ने हड़पना शुरू किया, वो भी आगे बताएंगे कि व्यवस्था बनी तो बनी कैसे आखिर। सन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने, सन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए अनुमति दे दी व्यापार के लिए, कि तुम भारत से व्यापार कर सकते हो अनिश्चित काल तक। सन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दी, अनुमति दे दी। अब तो ये बड़ा खुश, अब तो इसका राज हो गया भारत में। तो अब ये लोग आया जरूर व्यापार करने के लिए, लेकिन देखा कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, भारत की व्यवस्था जो है सही नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे वह व्यापार न करके छोटे छोटे राज्यों को हड़पना शुरू किया, मतलब जकड़ना शुरू किया। तो उसी दौरान क्या चीज का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में। क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में। और क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है कि सन 1609 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल की अनुमति किसने दी थी, तो जेम्स प्रथम ने। और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एडवेंचर्स को 15 वर्ष का चार्टर किसने दिया था, तो महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध हुआ, जब जकड़ना शुरू किया तो युद्ध भी होगा कि नहीं हम जकड़ेंगे नहीं आपके चंगुल में, तो जकड़ा। इस युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लब ने हरा दिया। इस युद्ध के दौरान भारत के सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लब ने हरा दिया, तो थोड़ा सा दबदबा और बन गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में फिर जीत हुई किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस युद्ध के दौरान भारत के पास जितनी शक्तियां थी उस शक्तियों को हेक्टर मुनरो ने, इस वक्त हेक्टर मुनरो थे, इस वक्त रॉबर्ट क्लब थे, हेक्टर मुनरो ने क्या किया, हरा दिया। किसके, भारत के
नवाबों को। उस वक्त मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। यह आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम यहाँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। तो क्या किया, हेक्टर मुनरो ने क्या किया, हरा दिया किसको, मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, शाह आलम को, ये सबको हरा दिया और अपनी शक्ति की स्थापना की, और अपनी शक्ति की, सत्ता की, अपनी सत्ता की क्या की, स्थापना की, और अपनी व्यवस्था भी स्थापना की। इससे अपनी व्यवस्था भी स्थापना की। अब तो इसका राज हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यह क्या किया, अपनी सत्ता को हरा दिया। यहीं से अंग्रेज ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, और हराने के बाद बंगाल में क्या किया, द्वैध शासन की स्थापना की। और यह 1765 से 1772 में चला, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और तो द्वैध शासन मतलब वहाँ दो शासन होना चाहिए, पहला दीवानी मतलब रेवेन्यू, दूसरा निजामत यानी शासन, गवर्नेंस। तो ये निजामत वाला जो शासन था यह राजा को दे दिया, लेकिन ये दीवानी मतलब रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ कितना खर्च करना है, कंपनी को कितना देना है, कितना लेना है, वो ये ले लिया कंपनी वाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद भारत में कानून कैसे बना। अब देखिए भारत में कानून कैसे बना। इसके पास दीवानी भी मिल गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उतनी सारी लड़ाई किया, बक्सर का लड़ाई किया, पलासी का युद्ध किया, लेकिन उसके बाद इसके बाद दीवानी भी मिल गई रहने के लिए, कंपनी चलाने के लिए अच्छा से सेट भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी ये सब को चुल लगा हुआ था, चुल चढ़ा हुआ ही था। तो इन लोगों ने क्या किया, कंपनी का शासन, यानी फिर कंपनी को दो भागों में बांटा गया। भारत का कानून व्यवस्था कैसे बना, इसको दो भागों में हम बांटकर आप लोगों को समझाते हैं। पहला था कंपनी रूल, कंपनी का शासन। दूसरा क्राउन रूल, सब समझाऊंगा धीरे धीरे। दूसरा कंपनी का, पहला कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक चला, फिर 1858 से 1947 तक चला क्राउन रूल। तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया कंपनी, 1793 में चार्टर एक्ट, 1813 में भी चार्टर एक्ट, 1833 में भी चार्टर एक्ट और 1853 में भी चार्टर एक्ट। यह व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी। मतलब ये 1773 से 1857 में जो कंपनी का शासन था ये सब वगैरह उन लोगों ने किया। और क्राउन शासन, क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947 ये सब क्राउन का शासन। तो मैं बताऊंगा कि क्राउन का शासन और कंपनी का शासन क्या होता है। तो अंग्रेजों ने क्या की, अपनी व्यवस्था की। अंग्रेजों ने यह सब व्यवस्था जो क्या थी, अंग्रेजों की कंपनी की शासन थी। उस वक्त ब्रिटिश नहीं आए थे, उस वक्त कंपनी ही सिर्फ आई थी। इसे क्या कहते हैं, सिस्टम। अब सिस्टम आई तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, थोड़ी सी समझने का चीज़ है कि सिस्टम आई कंपनी का। तो कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे वो भारतीय थे। तो वो भारतीय को इन लोगों ने अपने अनुसार ढालने का कोशिश किया। तो इन लोगों ने क्या किया कि स्वराज का डिमांड कर दिया कि हमें अपना राज चाहिए। लेकिन हम भारतीय लोगों ने स्वराज का मांग किया, लेकिन हम भारतीय लोगों ने स्वराज की मांग कर दी। सिस्टम इसी का था, बोला इसी मेरे अनुसार ही चलो, तो बोला कि नहीं हम तुम्हारे अनुसार क्यों चलेंगे। और यहीं से स्वराज की मांग हुई। स्वराज मतलब होता है अपना राज्य, अपना राज्य, अपना अधिकार। तो स्वराज की मांग की, अपना राज, अपनी व्यवस्था की मांग की। और इस व्यवस्था संविधान में बनती है। और यह व्यवस्था जो है कहाँ बनती है, संविधान में बनती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्यवस्था की मांग किस प्रकार से स्थापित हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, संविधान बना कैसे, संविधान बनने में क्या समय लगा, कितना था, क्या नहीं था, कैसे संविधान की मांग की, कौन कौन मांग किया था, है ना, क्या क्या मांग किया था, क्या हुआ था। आगे पढ़ते हैं। अब स्वराज, स्वराज से ही बना है संविधान। स्वराज से ही मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मतलब कनेक्ट करके आप लोग को पढ़ाऊंगा। 1946 में आगे पढ़ेंगे कि संविधान के बारे में, संविधान के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, 1900 आगे में पढ़ेंगे कि
क्या था, संविधान कब बना, विश्व का सर्वप्रथम संविधान कब बना, विश्व का दूसरा संविधान कब बना, है ना। संविधान सभा की मांग पहले किसने की, फिर कौन था, HMN रॉय कौन था, संविधान सभा का औपचारिक तरीके से मांग कौन किया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हम आज इतना ही क्लास ले पाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और आप लोग इसको पढ़ें बिल्कुल आसान तरीके से। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, नो डाउट ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मैं आपको बहुत बारीकियों से बता दिया हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।